मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में प्रश्न 6.5 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। प्रश्न 6.5 के प्रश्न 1 से लेके 18 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो प्रश्न 6.5 के आगे के प्रश्नों को हल करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 19। यहाँ पर बताया गया है, सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत, इसका मतलब है वृत्त के अंदर। आगे लिखा है सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। तो यहाँ पर क्या बताना है, आयत का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। और ये यहाँ पर ये भी बताना है उच्चतम क्षेत्रफल के लिए आयत एक वर्ग है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उच्चतम क्षेत्रफल के लिए आयत एक वर्ग है, ये भी आपको बताना है। इसका मतलब ये है कि लंबाई और चौड़ाई की आंसर शीट बराबर निकलेगी तभी आयत क्या होगा, वर्ग होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्षेत्रफल उच्चतम बताना है आयत का। उसके बाद लंबाई और चौड़ाई बराबर दिखा देनी है। जब लंबाई चौड़ाई बराबर आ जाएगी तो आपको पता है आयत क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे फिगर बना लेना है आपको, वृत्त और वृत्त के अंदर आयत। तो यहाँ पर इसका हल देखो आप लोग। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रश्न 19 का हल। वृत्त बना लेना है और इसका यहाँ पे केंद्र ले लेना है। आयत देख लो, यहां पर आपको क्या करना है, त्रिज्या और ले लेनी है। यहां पर त्रिज्या हमने क्या ले ली है, ए ले ली है, अपने पास से ले ली है, ए मान ली है स्मॉल लेटर में। अब यहां पर हमें अवकलन करना है आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पर 2 बार अवकलन करना है। आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई यहां से ज्ञात करेंगे और चौड़ाई भी ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद 2 बार अवकलन होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि लंबाई हमें कैसे ज्ञात करनी है। यहाँ पे ए कर लो, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। ये बिंदु अपने पास से ले लिए, चाहो तो पी क्यू आर एस कर लो, चाहे ए बी सी डी ले लो। ठीक है। तो लंबाई हमें पता चलेगी जब ए बी का मान ज्ञात होगा, चौड़ाई तभी हमें पता चलेगी जब हमें बी सी का मान पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पे लंब डाल लेते हैं। क्या डाल लेते हैं, लंब। आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये बात आपको पता है। तो यहां से हमने क्या किया, सामने ये जीवा है, जीवा पर हमने एक लंब डाल लिया है। लंब को क्या कर देता है, मतलब जीवा को क्या कर देता है, लंब समद्विभाजक आधा आधा कर देता है। तो यहाँ पर जैसे यम डाल लिया तो एम ए बराबर क्या हो जाएगा, एम बी, ये बताना चाहते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले एम ए ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि एम ए फिर क्या हो जाएगी, एम ए किसकी आधी होगी, ए बी की। तो एम ए पता चल जाएगा, हमें ए बी ज्ञात हो जाएगा। ए बी जब ज्ञात हो जाएगा तो हमें लंबाई पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हम कोण ले लेते हैं, यहाँ पे अपने पास से थीटा ले लिया। ठीक है। इसे केंद्र को ओ ले लो। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए एम ओ में। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए एम ओ में आपको क्या करना है, ए एम निकालना है। तो ए एम निकालना है और ये कर्ण जरूर लेना है, क्योंकि त्रिज्या हमने अपने पास से मानी है, स्मॉल लेटर में मानी है ए। तो इसीलिए आपको ए एम आधार लेना है और कर्ण लेना है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या है, यहाँ पे एम ए और कर्ण क्या है, ओ ए है। ठीक है। तो cos थीटा बराबर एम ए पता नहीं है, निकालना है। ठीक है। ओ ए पता है ए, तो हमें ए एम ए पता चल गया, ए cos थीटा, ए का क्रॉस इंटू कर दो। अब आपको लिखना है कि ए एम जो है या एम ए किसका आधा है, ए बी का आधा है। अब एम ए का मान रखो, कितना निकला है, ए cos थीटा बराबर 1/2 ए बी। तो ए बी का जब मान निकालेंगे, 2 का क्रॉस इंटू करेंगे 2a cos थीटा।
तो हमें लंबाई पता चल गई। क्या पता चल गई? लंबाई पता चल गई हमें। अब हमें चौड़ाई और निकालना है। यहीं पे देख लो चौड़ाई। हम क्या करेंगे? OM पता कर लेंगे। OM अगर यहाँ से हम इस पे लंब डाल दें, क्योंकि ये भी तो जीवा है, अगर यहाँ से हम लंब डाल रहे हैं तो जीवा को आधा करेगा ये लंब समद्विभाजक। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं? n कर देते हैं। OM NV के इक्वल हो जाएगा और NV किसकी आधी हो जाएगी? BC की। और तो हमें BC पता चल जाएगा। यहाँ से जैसे ही BC पता चल जाएगा वैसे ही हमें चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे cos थीटा लिया ना AMO में समकोण त्रिभुज। अब आपको sin थीटा ले लेना है। sin थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। सामने वाला क्या है? लंब है। तो OM बटे कर्ण, देखो इसके सामने OA है, तो OA आपको पता है वृत्त की त्रिज्या। तो OM बटे OA क्या है? A है। क्रॉस इंटू करेंगे तो OM पता चलेगा A sin थीटा। पता चल गया? OM यहाँ पे लिखो ऐसे करके, चूंकि OM बराबर किसके है? NV के है। यहाँ पे लिख दो, अगर OM की आंसर शीट क्या है? A sin थीटा है, तो NV की आंसर शीट यही होगी। अब आपको यहाँ पे लिखना है फिर, चूंकि NV ये जो है किसकी आधी है? और VC की आधी है, तो NV का मान क्या है? A sin थीटा बराबर 1/2 BC। तो 2 का क्रॉस इंटू कर दें तो VC का मान निकलेगा 2A sin थीटा। तो हमें ये चौड़ाई पता चल गई। क्या पता चल गई? चौड़ाई 2A sin थीटा। तो लंबाई यहाँ से देख लो और चौड़ाई यहाँ से देख लो। अब हमें फिगर की अब जरूरत नहीं है, इतना आप लोग नोट कर लो। अब हमें क्या करना है? आयत का क्षेत्रफल फार्मूला लगा लेना है, और क्षेत्रफल जो है हमें क्या यहाँ पे बताना है? उच्चतम बताना है। फिर उसके बाद उच्चतम क्षेत्रफल के लिए आयत हमें वर्ग बता देनी है। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको इसके आगे इतना नोट करने के बाद आपको लिखना है आयत का क्षेत्रफल। ए बराबर क्षेत्रफल हमने क्या ले लिया? एरिया। तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई देख लो, यहाँ पर निकाली है 2A cos थीटा। चौड़ाई यहाँ से देख लो 2A sin थीटा। अब यहाँ पर अवकलन करना है, तो अवकलन करने के लिए आपको दिमाग लगाना है। हम आपको बता देंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है? तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हम साइड में लिख लेंगे, क्योंकि जब हम बाद में वर्ग बताएंगे तो हमें AB और BC की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर AB हम लिख देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम रफ कर देंगे। AB देख लो कहाँ है AB? हाँ, 2A cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पर देख लो BC 2A sin थीटा। ऐसे हम लिख देते हैं। बाद में हम वर्ग बताना है तो AB का मान और BC का मान बराबर भी दिखाना है, तो इसीलिए वहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करोगे? क्योंकि जो हिंदी वाले जो प्रश्न होते हैं इसमें ये भी आपको दिमाग लगाना है कि अवकलन तो होगा, लेकिन किसके सापेक्ष? तो यहाँ पर देख लेते हैं, चर देखते हैं, ज़्यादा देखते हैं किस में है। जैसे यहाँ पे थीटा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। जैसे आगे भी प्रश्न है तो हम साथ साथ ये भी बता देंगे कि किसके सापेक्ष अवकलन करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों में बताएगा नहीं कि किसके सापेक्ष अवकलन करना है। खुद अपने आप से सोचना पड़ेगा आपको कि किसके सापेक्ष अवकलन करना है। हम आपको बता देंगे, जैसे यहाँ पर हमें थीटा दिख रहा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। जैसे R और H होता तो X भी होता, तो वहाँ पर ये देखना है चर अधिकतम कितनी बार है, जो ज़्यादा बार है उसी के सापेक्ष अवकलन होता है। ये ट्रिक भी है, ठीक है? आपको हम समझाते भी रहेंगे। पहले यहाँ पे देखो, अवकलन अगर ऐसे कर लिया डायरेक्ट तो cos थीटा को फर्स्ट और इसे सेकंड मानना पड़ेगा,
मानना पड़ेगा या नहीं अगर अपकलन कर दिया। अगर हम ये फार्मूला यहाँ पे बना लें तो हमें फर्स्ट और सेकंड लगाना नहीं पड़ेगा। कौन सा? साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर ये बना लेते हो, ये रख देते हो, तो हमें 2 बार मतलब प्रथम और द्वितीय गुणन नियम नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये चालाकी होती है, ये चालाकी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हम यही यहाँ पर बना लेते हैं साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे 2 और ए स्क्वायर कर लिया और एक 2 बचा, तो हमने ब्रैकेट में लिख लिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमें गुणन नियम नहीं लगाना पड़ेगा। तो a बराबर 2a स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख देते हैं? साइन 2 थीटा। अब आपको क्या करना है? अवकलन करना है, 2 बार करना है थीटा के सापेक्ष, क्योंकि अब जितने प्रश्न हैं ये हिंदी वाले प्रकार फर्स्ट, जो हमने आपको बेसिक बताया था कि 4 प्रकार के प्रश्नों का हल है, तो पहले प्रकार का ये प्रश्न है 19। तो इसीलिए 2 बार अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है? यहाँ पे थीटा के सापेक्ष करो। 2a स्क्वायर साइन थीटा का क्या होगा? कॉस थीटा। लेकिन इसका दोबारा करेंगे 2 थीटा का क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। ये भी आपको पता हो कि पहले साइन का फिर हम कोण का करेंगे, 2 निकलेगा। ठीक है, अब सही से लिख लो। तो 2 दूनी 4 a स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ये आया है डी ए अपॉन डी थीटा का मान। अब फिर आपको एक बार अवकलन करना है, तो d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर। फिर अवकलन करो कॉस का, पहले तो 4a स्क्वायर लिख लो, कॉस का क्या होगा? माइनस का साइन होगा। अब 2 थीटा का दोबारा करोगे फिर 2 निकलेगा, पहले लिख दो। तो कितना आया? माइनस का 8a स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है, ये मान आया है d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब थीटा का मान निकालने के लिए एक लाइन आपको लिखना पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? क्षेत्रफल के लिए मीन्स ए के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं हिंदी क्या लिखी है वहाँ पे? उच्चतम। तो आपको उच्चतम इसका अपोजिट क्या होगा? निम्नतम। तो लिख लेना है। तो यहाँ पर कैसे लिखना है? ए के उच्चतम, ए के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए डी ए अपॉन डी थीटा बराबर 0 आपको लिखना है। इसको हम रफ कर देते हैं। क्या लिखना है? डी ए अपॉन डी थीटा। यहां से थीटा का मान निकालो, डी ए अपॉन डी थीटा की यही आंसर शीट है, रखो। तो 4a स्क्वायर कॉस 2 थीटा इक्वल 0। 4a स्क्वायर का भाग लगा दो, तो कॉस 2 थीटा 0 के अपॉन कितना आएगा? 4a स्क्वायर। तो आपको पता है इसकी आंसर शीट क्या निकलती है? 0। डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसे हम रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको भी रफ कर देते हैं, डी ए अपॉन डी थीटा। अब देखो यहाँ पर कॉस 2 थीटा, ये कॉस कितने का मान होता है? कॉस की टेबल में देखो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, कॉस से कॉस हटा दो, तो 2 थीटा इक्वल π/2। थीटा इक्वल कितना हुआ? π/4। इस थीटा जो π/4 निकला, इसी पर आपको चेक करना है ये d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर चेक करना है, और बता देना है ये जो क्षेत्रफल है उच्चतम, ये बताना है, क्योंकि जो प्रश्न में कहा गया वही तो करना पड़ता है। तो इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखो, थीटा बराबर π/4 पर रखो d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर की जो आंसर शीट है उसमें रखो। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर। देखो आंसर शीट यही तो है, माइनस का 8a स्क्वायर साइन रखो, यहाँ पे 2 थीटा है। जब हम रखेंगे π/4 तो 2 से कट जाएगा ना, तो 90 बन जाएगा, 90 बनेगा ना, साइन 90 की वैल्यू 1। तो कितना मिला? माइनस का 8a स्क्वायर लेस देन 0 आया। तो हमें पता चल गया कि d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर की आंसर शीट निगेटिव में आई है, 0 से छोटे। तो आपको पता है 0 से जब आंसर शीट आ जाए d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर तो क्या होगा? उच्चतम होगा। तो लिख देना है, और यही हमसे मांगा भी गया था। तो यहाँ पे लिखना है थीटा बराबर π/4 पर ए क्या है? उच्चतम है। यहाँ पे आपको यही लिख देना है,
उच्चतम है। एक तो आ गई आंसर शीट, और दूसरी क्या बोली गई है, वर्ग। वर्ग भी बताना है, तो हमें वर्ग के लिए क्या करना है, आयत की जो भुजाएं यहाँ पर हमने नोट कर ली थी ए बी और बी सी, इन दोनों का मान क्या निकालना है, बराबर निकाल दो। क्योंकि अगर लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएगी तो उच्चतम क्षेत्रफल के लिए आयत क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। आगे देखो, इतना नोट कर लो। अब इसके आगे देखो, अब आपको लिखना है, इसके आगे लिखना है, चूंकि ए बी बराबर क्या था, 2a कॉस थीटा। ठीक है, थीटा का मान π/4 रख लो यहाँ पे, 2a कॉस π/4। कॉस 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, यही होता है। इसे दो बार लिखो, इस दो को ऐसे करके लिख लो, और 1/√2 ऐसे लिखो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें पता कितना मिलेगा, √2a। ठीक है, ए बी का मान इतना आ गया, और अब बी सी का मान भी इतना ही निकाल दो, तो 2a बी सी वहाँ से देख लो, 2a साइन थीटा पहले ही लिख लिया था यहाँ पर, क्योंकि हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इसीलिए अब इसे रब कर दो, अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2a साइन थीटा, अब हटा दे इसे ना। ठीक है, अब थीटा का मान यहाँ पे रख लो, इतना ही निकलना चाहिए, 2a साइन थीटा का मान क्या था, 45 अंश। ठीक है, साइन 45 अंश का मान 1/√2। फिर आपको इसे दो को दो बार ऐसे लिखना है, √2 इंटू √2। ठीक है, ऐसे लिखा जाता ना। अब इसे कैंसिल कर लो, तो क्या मिलेगा, √2 इंटू ए। तो ए बी बराबर क्या निकला है, दैट इज लिख दो, अर्थात होता है ए बी बराबर बी सी। ठीक है, जो लंबाई और चौड़ाई अगर बराबर आ गई है तो आयत क्या है, यहाँ पे वर्ग है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अतः अधिकतम क्षेत्रफल के लिए, अधिकतम का मतलब है उच्चतम, और जो प्रश्न में जो हिंदी लिखी होती है वही आपको लिखना है, तो अतः करके यहाँ पे लिख देना है, अतः उच्चतम क्षेत्रफल के लिए, उच्चतम क्षेत्रफल के लिए आयत एक वर्ग है, आयत एक वर्ग है। ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे जो जो पूछा गया था यहाँ पे बता दिया है। अब इसको नोट कर लो, आगे देखो, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत एक वर्ग है, क्योंकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई के मान बराबर निकले हैं, इसलिए। अब आगे देखो, प्रश्न नंबर 20 देखो, 20 इसको हम रफ कर दिए हैं। अब यहाँ पे 19 हटा देते, 20 देखो, यहाँ पे बताया गया है, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रदत्त पृष्ठ, जब भी यहाँ पे पृष्ठ लिखा हो प्रश्न में, ठीक है, इसका मतलब है संपूर्ण पृष्ठ। अगर वक्र पृष्ठ होता तो लिखा हुआ मिलता आपको प्रश्न में वक्र पृष्ठ, तो ये भी ध्यान देना है, अगर आपको पृष्ठ लिखा हुआ मिल जाए प्रश्न में तो इसका मतलब है संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है। आगे लिखा है, महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। इसका मतलब है हमें h बराबर 2r बताना है, लेकिन कब बताना है, कहा गया है वेलन का जो आयतन है महत्तम बताना है, वेलन का जो आयतन है महत्तम बताना है, उसके बाद वेलन की जो ऊंचाई है आधार के व्यास के बराबर है, h बराबर 2r भी बताना है। जैसे प्रश्न 19 में दो बातें बताई थी ना, ऐसे ही यहाँ पर भी बताना है, लेकिन यहाँ पर अवकलन किस पे होगा ये तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है महत्तम आयतन, देखो जिसके आसपास लिखा होता है महत्तम या न्यूनतम या निम्नलिखित, जिसके आसपास या तो आयतन के लिखा होगा, या वक्र पृष्ठ के लिखा होगा, या संपूर्ण पृष्ठ के लिखा होगा, या परिमाप के पास में लिखा होगा, जिसके आसपास लिखा हो उसी पर दो बार अवकलन होता है, ये बात ध्यान रखना है। तो महत्तम किसके पास लिखा है, इसके पास लिखा है महत्तम आयतन, तो आपको आयतन पर दो बार अवकलन करना है, और किसके सापेक्ष करना है जब हम निकालेंगे तब पता चलेगा। और ये जो पहले बताया प्रदत्त पृष्ठ, इसका मतलब है पृष्ठ तो बता ही दिया है संपूर्ण पृष्ठ, तो सबसे पहले आपको दिया है लिख लेना है, संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है, ठीक है, वहां से कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा, और उसके बाद हम आयतन पर दो बार अवकलन करेंगे। तो इसका हल आप लोग देखो, यहाँ पर डाल दिया है पहले से ही,
सबसे पहले लिखो दिया है प्रदत्त पृष्ठ, क्या दिया है, संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेलन का संपूर्ण पृष्ठ, यस लिख लो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है। अब यहां से मान निकालना पड़ेगा, यहाँ पे देखो इस तरफ, यहाँ पर भी एक ट्रिक है, जैसे अगर प्रश्न में दिया जाए पहले से ही कुछ ना कुछ, तो वहां से मान निकाला जाता है, वो ट्रिक आपको आना चाहिए। हम आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पर आर कितनी बार है, 2 बार है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। एच कितनी बार है, 1 बार। जो कम बार आपको चर मिल जाए उसी का मान निकालना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो एच 1 बार है, एच का मान निकालो। ऐसे इस प्रकार के प्रश्न कहीं आपको दिख जाए, ठीक है। तो जो चर कम होता है, कम बार होता है, उसी का मान निकाला जाता है। तो यहाँ पर एच 1 बार है, एच का मान निकालो। तो यस अपन पहले 2 पाई आर कर लो यहाँ पे बटे में, तो एच प्लस आर, तो एच बराबर यस अपन 2 पाई आर माइनस का आर। समीकरण 1 डाल लो, यहाँ पे डाल लिया, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे करके दिया है जब मिल जाए तो ऐसे करके मान निकालना है, जो हमने आपको ट्रिक बताई। अब हमें आयतन पर अवकलन करना है 2 बार, ठीक है। तो आपको लिखना है वेलन का आयतन, वेलन का आयतन फार्मूला आपको पता है, बी बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वेलन का आयतन। अब यहाँ पर आर और एच दो आपको चर दिख रहे हैं, अवकलन या तो आर के सापेक्ष होगा या तो एच के सापेक्ष। अगर हम यहाँ से समीकरण 1 से एच का मान यहाँ पे रख देते हैं तो आर हमें ज्यादा बार मिल जाएगा, तो आर के सापेक्ष ही अवकलन करना है। ऐसे करके पता करें, क्योंकि प्रश्न में नहीं बोलेगा कि किसके सापेक्ष आपको अवकलन करना है, ये तो बता देगा कि अवकलन जो है करना है आयतन पर 2 बार, ठीक है। लेकिन किसके सापेक्ष करना है वो आपको बाद में पता चलेगा, जब यहाँ पर हम मान रखेंगे। जैसे यहाँ पर यच का मान रख देंगे तो पता चल जाएगा किसके सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो यच का पहले मान रख लो 2 पाई आर माइनस आर, तो आर आपको ज्यादा बार दिख रहा है तो इसीलिए आर के सापेक्ष ही अवकलन करना है। और पाई आर स्क्वायर का अगर इंटू कर दो तो आपको अलग अलग पद दिखने लगेंगे, तो अवकलन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इंटू करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल होगा, एक आर से एक आर कैंसिल होगा, तो 1/2 आर एस कर लो चाहे एस आर कर लो, आर एस लिख देते हैं, ठीक है। 1/2 ऐसे पाई से पाई, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। यहाँ पे देखो माइनस का पाई आर, यहाँ पे स्क्वायर 1 3 हो गया। अवकलन करो आर के सापेक्ष, तो डी बी अपॉन डी आर, यहाँ पर 1/2 एस बचेगा क्योंकि आर का 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 आगे, एक घात कम कर लो। फिर आर के सापेक्ष आपको 2 बार अवकलन करना है, तो इसका तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 6 पाई आर माइनस का, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 6 पाई आर। अब आपको मान निकालना है, किसका मान निकालना है, जिसके सापेक्ष अवकलन करते हो उसी का मान निकालना पड़ता है। उसका मान निकालने के बाद फिर आपको बता देना है आयतन बेलन का महत्तम। महत्तम का मतलब है उच्चतम, मतलब आंसर शीट हमें नेगेटिव की मिलेगी, ठीक है, लेस देन 0 से छोटी। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो समीकरण 1 पढ़ा है ना, रफ करने से पहले एक बात बता देते हैं, इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, जब यहाँ से आपको ये वाला सिद्ध करना है, बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है, एच बराबर 2r जब सिद्ध करोगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एच बराबर यस अपॉन 2 पाई आर और माइनस का आर, ठीक है, वहाँ पे लिख दिया है। इससे एच बराबर 2r सिद्ध होगा। पहले हम आयतन महत्तम दिखा दें उसके बाद, ठीक है। अब लिखो v के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, लेकिन प्रश्न में हिंदी क्या है, महत्तम है, इसका अपोजिट न्यूनतम लिख दो, ठीक है। जो लिखा होता है वही लिखना पड़ता है। v के महत्तम या न्यूनतम मान के लिए किसका मान निकलेगा, आर का, क्योंकि जिसके सापेक्ष अवकलन होता है उसी का मान निकाला जाता है।
तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा dv अपॉन dr बराबर 0। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब dv अपॉन dr का मान देखो, ये है ये 1/2 यस माइनस का 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। इसको उस तरफ लेके जाओ या इसको उस तरफ लेके जाओ, तो इसको इस तरफ रखेंगे, -1/2 यस, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, इतना मिलेगा। ठीक है, अब आर का मान निकालो, तो आर स्क्वायर यस अपॉन कितना मिलेगा 6 पाई, पावर हटा दो तो प्लस माइनस आ जाएगा, रूट यस अपॉन 6 पाई। त्रिज्या कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, तो यहाँ से नेगेटिव हटा दो, इसको हम रफ कर देते हैं। त्रिज्या कभी भी नेगेटिव की नहीं होती है, आपको पॉजिटिव में ही लेना है, नेगेटिव छोड़ देना है। यस अपॉन 6 पाई, ये बात पता है आपको कि त्रिज्या नेगेटिव में नहीं होती है, इसीलिए छोड़ना पड़ा। अब r बराबर यस अपॉन 6 पाई पर आपको चेक करना है, इतने पर किसमें चेक करना है, जो आपने दोबारा अवकलन किया ना उसकी आंसर सीट में चेक करना है। चलो यहाँ पर आपको दिख रही है, यहीं पे रख लो, ये इसमें, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं d2b अपॉन dr स्क्वायर माइनस का 6 पाई। r है ना, लिख लो पहले, उसके बाद r का मान रखो, तो माइनस का 6 पाई, r का मान देख लो क्या है, यस अपॉन 6 पाई, अंदर भेज दो 6 पाई, तो 36 पाई स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख लो 6 पाई का होल स्क्वायर इंटू यस अपॉन 6 पाई, काट लो 6 पाई से 6 पाई कट गया, तो रूट में क्या आएगा 6 पाई यस आ जाएगा, निगेटिव का आया, और निगेटिव जानते हो लेस देन क्या होता है 0। अब आपको पता चल गया, जो यहाँ पर कहा गया है वही आ गया महत्तम, क्योंकि लेस देन 0 से छोटी आंसर सीट आई है, तो बी क्या हो गया, महत्तम हो गया। इसके आगे देखो, आपको लिख देना है r बराबर, यहाँ पे क्या लिखना है, r बराबर रूट ऑफ यस अपॉन 6 पाई पर v क्या है, महत्तम है। यहाँ पर एक तो पार्ट लग गया। अब दूसरा देखो, यहाँ पे h बराबर हमें 2r सिद्ध करना है, वेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर, तो h बराबर 2r सिद्ध करना है। समीकरण 1 डाला था ना इसे, तो समीकरण 1 में आपको क्या करना है, यस हटा देना है, क्योंकि h और r में आंतरछेद बताना है। तो यस कैसे हटेगा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 लिख लो। समीकरण 1 क्या है, h बराबर यस अपॉन 2 पाई r माइनस का r। यस का मान कहाँ से रखो, यहाँ से रख लो, क्योंकि r बराबर जो रूट आपको दिख रहा है, तो हम यहाँ से यस का मान निकाल लेते हैं, तो 6 पाई r स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम अब रफ कर देते हैं। आप लोग इतना तो नोट करो, इसके आगे जो है हल कर रहे हैं और नोट कर लेना। तो यहाँ से निकाल लो यस का मान, 6 पाई r स्क्वायर निकलेगा, और अपॉन में 2 पाई r माइनस का r, यहाँ पे लिख देते हैं यस बराबर क्या है 6 पाई r स्क्वायर, काट लो 2 3 6 पाई से पाई, एक r से एक r कैंसिल, तो यस बराबर 3r माइनस का r, तो यस बराबर क्या निकला 2r। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है। वेलन की ऊंचाई लिख देना यहाँ पे, वेलन की जो ऊंचाई आई है किसके बराबर आई है, आधार के व्यास के बराबर, आधार के व्यास के बराबर। ठीक है, यहाँ पर जो जो पूछा गया था वो तो हमने बता दिया है, इसको नोट कर लो। अब हो गया ये 19 20 21 22 23। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। महत्तम हो गया, और फिर ये आधार के व्यास के बराबर है, तो आधार का व्यास यहाँ पे लिख दो, ये हटा दो मात्रा, आधार का व्यास। ठीक है, चलो आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब 21 देखो, प्रश्न नंबर 21, तो यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं, 20 है ना,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन वाले डिब्बे, फिर आगे लिखा है सभी बंद बेलनाकार, फिर ब्रैकेट में लंबवृत्तीय डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ, क्या लिखा है, न्यूनतम पृष्ठ, मतलब पृष्ठ अगर लिखा है, देखो यहाँ पर भी लिखा था यहाँ पर, तो संपूर्ण पृष्ठ ही यहाँ पे आपको फार्मूला लगा लेना है। जब भी पृष्ठ लिखा हो, देखो वक्र पृष्ठ होगा तो प्रश्न में जरूर लिखा मिलेगा, अगर संपूर्ण पृष्ठ होगा तो वो क्या करता है, पृष्ठ लिख देता है, संपूर्ण पृष्ठ नहीं लिखता है, क्या लिखता है, पृष्ठ लिखता है। तो समझ जाना संपूर्ण पृष्ठ का ही फार्मूला यूज करेंगे। तो न्यूनतम पृष्ठ का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ पर आपको 2 बार अपकलन करना है, और किसके सापेक्ष करना है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना पता चल गया। और आगे लिखा है डिब्बे की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं का मतलब होता है भुजाएं, जो भुजाएं, जैसे यहाँ पे वेलन है तो भुजाएं त्रिज्या और ऊंचाई को बोलेंगे, वही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन वाले, तो यहाँ पर आयतन मतलब है क्यू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आयतन दिया गया है, लिख लेना है, उसके बाद हमें अपकलन करना है संपूर्ण पृष्ठ पर, ठीक है। तो इसका हल देखो 21, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, दिया है आयतन दिया गया है, तो यहाँ पर बेलन का आयतन दिया गया है, B बराबर दिया गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर देख लेते हैं, क्यू दिया है कि स्क्वायर दिया है, थोड़ी मिस प्रिंट है, क्यू है, ठीक है, पहले ही सही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब फार्मूला बोलो, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। चलो यहाँ से मान निकालो, हमने बताया था अगर दिया है तो वहाँ पर क्या होता है, हमें मान निकालना पड़ता है आर एच का। जैसे अभी प्रश्न जो है हमने कौन सा हल किया था, 20वां, तो वहाँ पर भी हमने एच का मान निकाला था। यहाँ पे देखो अगर आर का मान निकालेंगे तो रूट आएगा, तो एच का निकालेंगे, आर कितनी बार है, 2 बार, एच 1 बार है, जो कम बार होता है उसी का मान निकाला जाता है, तो इसीलिए एच का मान निकालेंगे, आर का नहीं निकालेंगे। तो एच बराबर 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसे समीकरण 1 डालो, इसका यूज होगा, देखो कैसे। अब इसके बाद न्यूनतम पृष्ठ बताया, तो संपूर्ण पृष्ठ आपको फार्मूला लगा लेना है वेलन का, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको वेलन का संपूर्ण पृष्ठ, वेलन का संपूर्ण पृष्ठ यस बराबर लिख लो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है। यहाँ पर आपको एच का मान रख लेना है 2 पाई आर, एच कितना है यहाँ पे देख लो 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस का आर, यहाँ पे बता दो समीकरण 1 से, क्योंकि जो दिया होता है उसकी यूज होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर रखते अपकलन करना पड़ता है, या तो आर के सापेक्ष करते या एच के, तो हमने क्या किया, समीकरण ऐसे एच का मान रख लिया। अब आपको ज़्यादा दिख रहा है आर आर आर, तो आर के सापेक्ष ही अपकलन करना है, ये बात आपको पहचानना पड़ेगी, क्योंकि प्रश्न में नहीं बताया ना कि किसके सापेक्ष अपकलन करना है, ठीक है। अब यस बराबर इंटू कर लो, तो ये तो 200 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एक आर यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे आ जाओ, जब इसका इसमें इंटू करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। अब अपकलन करना है आर के सापेक्ष, अपकलन करेंगे, क्योंकि आपको पता है अपॉन में जैसे एक्स है तो -1 अपॉन क्या होता है, एक्स स्क्वायर, नीचे घात बढ़ती है, एक घात बढ़ जाएगी, लेकिन घात ऊपर चली जाएगी ना, माइनस की 1 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा 2, आगे एक घात कम कर देंगे 4 पाई आर, फिर अपकलन करो d2 यस अपॉन डी आर स्क्वायर, फिर घात आगे आएगी नेगेटिव की, तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस, नीचे बढ़ा लो एक घात 3 हो जाएगी, यहाँ पे 4 पाई आर का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मान निकालना है, किसका निकालना है, जिसके सापेक्ष अपकलन करते हो उसी का मान निकाला जाएगा। तो लिखना पड़ेगा v के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए, लेकिन जो प्रश्न में हिंदी लिखी होती है वही आपको लिखना है, क्या लिखी है, न्यूनतम।
इसका अपोजिट क्या लिखना है, अधिकतम, ठीक है। तो अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए इसको हम रफ कर देते हैं और इसका यूज होगा क्योंकि यहाँ पर विमाएं ज्ञात करना है, ठीक है, तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि हम रफ कर देंगे बाद में हम कहाँ से लिखेंगे ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। जब हमें विमाएं ज्ञात करना है त्रिज्या और ऊंचाई तो समीकरण 1 का यूज होगा, तो इसीलिए वहाँ पे लिख दिया, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जो लिखना चाहते हो वही लिखो आगे, क्योंकि 2 बार अवकलन होने के बाद आपको मान निकालना पड़ता है। किसका निकालोगे, जिसके सापेक्ष अवकलन हुआ ना उसी का मान निकालो। आर के सापेक्ष हुआ, आर का मान निकलेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा यस के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए, अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ds अपॉन डी आर बराबर 0। अब देखो ds अपॉन डी आर का मान यहाँ से देख लो क्या है, माइनस का 200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस का 4 पाई आर इक्वल 0। इसको उस तरफ भेज दो तो 4 पाई आर बराबर 200 अपॉन निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। अब काट लो, 4 पंचे 20, 50 आ गया। अब पाई नीचे भेज दो और आर का इधर इंटू कर दो। चलो आगे देखो, थोड़ा थोड़ा रफ करेंगे और थोड़ा थोड़ा हल करवाते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर क्यू आएगा यहाँ पे 50 बटे पाई, 50 बटे पाई और आर की पावर 3, ठीक है। तो पावर हटाएंगे तो होल पावर 1/3 मिलेगी। और इसी पर आपको चेक करना है d2s अपॉन डी आर स्क्वायर में क्या आना चाहिए, न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब है आंसर शीट धनात्मक आनी चाहिए d2s अपॉन डी आर स्क्वायर की। तो r बराबर 50 बटे पाई की होल घात 1/3 पर, इस पे चेक करो। ये तो पहले ही आपने निकाल लिया r, तो यहाँ पे रखो d2s अपॉन डी आर स्क्वायर में। आंसर शीट तो आपको दिख ही रही है, जहाँ जहाँ आ रहे आपको इतना रखना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा d2s अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर 400 बटे आर क्यू है ना, तो आर क्यू यहाँ से रख लो 50 बटे पाई। चाहे यहाँ रखो, घात कैंसिल हो जाएगी, नहीं घात की घात में गुणा होगा तो 1/3 और होल घात 3, 3 से 3 काट लो। यहाँ से रखो चाहे यहाँ से रखो, क्योंकि ये एक ही बात है। यहाँ से रख लिया हमने आर क्यू 50 बटे पाई, ठीक है, क्योंकि सरलकरण में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ये कट गया, 5 अट्ठे 40, अब पाई ऊपर गया तो 8 पाई प्लस का 4 पाई, 8 4 12 पाई, ग्रेटर आ गया ना। और यही हमने बताया था, क्योंकि 0 से बड़ी आंसर शीट आएगी तभी बोल पाओगे न्यूनतम। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको इम्प्लाई दैट r बराबर 50 बटे पाई की होल पावर 1/3 इतने पर यस क्या है, न्यूनतम है। यहाँ पे लिख देना है न्यूनतम है। एक तो ये लग गया, ठीक है। 2 बातें यहाँ पे मांगी गई हैं, न्यूनतम तो हो ही गया है, अब विमाएं ज्ञात करना है। विमाओं में क्या क्या आएगा, त्रिज्या और ऊंचाई। त्रिज्या का मान आ गया, अब आपको यस का मान निकालना है। समीकरण 1 लिख दो, आर का मान रख दो तो यस का मान ज्ञात हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसके आगे समीकरण 1 लिख लेना है। इसको पहले नोट कर लो इतना, ठीक है। अब समीकरण 1 रफ कर चुके हैं, हमने लिख दिया था वहाँ पे, हमें पता था जरूरत पड़ेगी। एच बराबर 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। चलो आर का मान रख दो यहाँ पे, तो आर कितना है 50 बटे पाई होल पावर 1/3 और इसकी कितनी है 2 है, ठीक है। अब देखो कैसे हल करोगे हम आपको बता देते हैं। 100 अपॉन पाई, इसे क्या करो 50 बटे पाई और घात की घात में गुणा कर दो तो 2/3 यहाँ पे आया है। अब आगे देखो करना क्या है इसे क्या करना है, पावर को ब्रेक कर देना है। ब्रेक जानते हो, तोड़ना है। तो पहले क्या करें 50 बटे पाई, या आपको क्या करना है इसे बना लो 50 बटे पाई तो आराम रहेगी। 2 ऐसे लिख दो और 100 को 50 लिख दो, क्योंकि 50 दूनी 100 और नीचे पाई है ऊपर दे दो। 50 बटे पाई ऊपर मिल गया और 50 बटे पाई नीचे मिल गया, होल घात 2/3। अब घटा लो, यहाँ पर हम रफ कर देते हैं। अब घात जो है भाग में घटती है, एक में से
2/3 घटा दो, क्या मिलेगा 1/3। ठीक है, डायरेक्ट लिख लो 2 × 50/पाई की होल घात 1 में से 2/3 घटाओगे होल घात 1/3 मिलेगी। तो ये एच पता चल गया। अतः लिख दो विमाएं, अतः विमाएं। तो आर बराबर जो आया है 50/पाई की होल पावर 1/3 सेंटीमीटर, कामा एच बराबर 2 × 50/पाई की होल पावर 1/3 सेंटीमीटर। ये सेकंड जो इसका पार्ट है वो भी हो गया। ठीक है, नोट कर लो इसे, इस पर टिक लगाते हैं। अब 22 और एक और बचा है, चलो इसे हम रफ कर देते हैं। अगला देखो आप लोग, 22वां प्रश्न, ये तो हो ही गया कंप्लीट। ठीक है, नंबर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। हाँ, 22 यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो आगे, यहाँ पर बोला है एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। यहाँ से यहाँ तक देखो, जो 28 है ना, 28 सेंटीमीटर तार है, 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। चलो, जैसे x + y = 28 है, एक हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, इसको उस तरफ लेके जाओ, तो 28 - x सेंटीमीटर। ऐसे करके आपको 2 टुकड़े इसके तार के बना लेना है। तो सबसे पहले यही लिख देते हैं, बाद में हम आपको बताएंगे आगे करना क्या है। तो माना तार के 2 टुकड़े, एक है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देते हैं, एक है 1 सेंटीमीटर और दूसरा जो है 28 - x सेंटीमीटर। ठीक है, आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है यहाँ पे, आगे लिखा है एक टुकड़े से वर्ग, एक टुकड़े से वर्ग। पहले वाले से क्या किया उसने, वर्ग बना लिया। ठीक है, और तार जानते हो, ये क्या है, तार है, ये तार फैला दिया इसने, वर्ग बना दिया तार से। तो ये यहाँ से ऐसे करके लपेट दिया है, ये x जो है तार है, चारों तरफ लपेट दिया है। आगे लिखा है दूसरे से वृत्त बनाया जाता है, दूसरे से, इससे वृत्त बनाया। ठीक है, इस पे भी तार ऐसे करके इस तार से वृत्त बनाया है। ये तार आपको दिख रहा है यहाँ पे 28 - x, ये तार बताया है। ठीक है, ऐसे करके सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा है, दोनों टुकड़ों की लंबाइयाँ कितनी होनी चाहिए। तो हमें पता तभी चलेगा जब x का मान निकलेगा, तभी पता चलेगा कि पहला टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा कितने कितने का है, वही लंबाई ज्ञात करना। आगे लिखा जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। तो यहाँ पर देख रहा, सम्मिलित क्षेत्रफल दोनों का हमें न्यूनतम सिद्ध करना है। मतलब क्या यहाँ पे बताना है, न्यूनतम सम्मिलित क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका हम अपकलन करेंगे, उसके बाद ही न्यूनतम बता सकते हो। तो इसीलिए आपको क्या करना है, पहले इसका क्षेत्रफल A1 और इसका A2 निकाल लो। सम्मिलित क्षेत्रफल A बराबर A1 + A2। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे वृत्त, यहाँ पे क्या है, वृत्त। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा पता नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ से भुजा निकालेंगे। तो हमें पता है परिमाप, वर्ग का परिमाप से निकल आएगी। परिमाप जानते हो, ये परत जो होती है, ये तो तार बता ही दिया है, x है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 × भुजा। यहाँ से भुजा पता कर लो, तो भुजा बराबर निकल आई है यहाँ पे x/4 सेंटीमीटर। अब आराम से वर्ग का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल A1 बराबर भुजा का स्क्वायर, ये तो होता है। ठीक है, तो A1 भुजा क्या है, x/4 का स्क्वायर। तो A1 हमें पता चल गया x² / 16। तो A1 पता चल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से त्रिज्या पता करो, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो इसीलिए हम पहले क्या करेंगे, वृत्त की परिधि से त्रिज्या निकाल लेंगे। वृत्त की परिधि,
एक ही बात होती है, यहाँ पे परिमाप है, ठीक है, चारों तरफ किनारे किनारे को बोलते हैं, तो यहाँ पर वृत्त में परिधि बोलते हैं, और वर्ग और आयत में ये परिमाप बोलते हैं, एक ही बात होती है। वृत्त की परिधि यहाँ पे देख लो क्या है, 28 माइनस एक्स, ये तारी तो लपेटा है, कितना है 28 माइनस का एक्स। अब इसका फार्मूला जानते हो 2 पाई आर, त्रिज्या पता कर लो, तो आर बराबर 28 माइनस एक्स बटे 2 पाई, ठीक है। अब त्रिज्या पता चल गई, आराम से वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल सकते हो। तो A2 बराबर, इसे हम रफ कर देते हैं, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। चलो भाई, आर का मान क्या है 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा और हल करो, 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो अपॉन में 4 पाई मिलेगा। तो A1 और A2 पता चल गया। आराम से अब सम्मिलित क्षेत्रफल निकालो, और उसके बाद क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, क्योंकि हमें न्यूनतम बताना है सम्मिलित क्षेत्रफल। इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आप लोग नोट करो, ठीक है। अब इसके आगे देखो, आगे लिखना है सम्मिलित क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख देते हैं, सम्मिलित क्षेत्रफल। ए बराबर वृत्त का क्षेत्रफल A1 है, नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल A1 है और वृत्त का क्षेत्रफल A2 है। A1 यहाँ से देख लो एक्स स्क्वायर बटे 16, A2 का मान देख लो 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ठीक है। एक पाई तो कैंसिल हो गई ना, नीचे एक पाई बचेगी। अब आपको क्या करना है, अवकलन करना है, इसको हम रफ कर देते हैं। किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, आपको दिख रहा है ये एक्स दिख रहा है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करो 2 बार, फिर एक्स का मान निकालेंगे। उसी पर हमें बता देना है d2 a अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्या बताना है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब है आंसर शीट धनात्मक आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष करो डी ए अपॉन डी एक्स, इसमें घातें आगे, ठीक है, एक घात कम कर दी, यहाँ पर ऐसे घात आगे, एक घात कम कर दी, तो एक घात लिखी नहीं जाती है, ऐसे रखो, लेकिन इसका दोबारा करो, क्या निकलेगा 28 का 0 अचर पद और x का 1, डायरेक्ट अवकलन करने अपान में 4 पाई ऐसे लिखो। थोड़ा सा हल करेंगे, 2 से 8 काट लो, तो कितना मिलेगा यहाँ पर x के बटे 8 प्लस 2 से काट लो, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये देखो, ठीक है। अब 28 माइनस एक्स अपॉन कितना मिला 2 पाई। थोड़ा आप लोग यहाँ पे देख लो, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं। अब अवकलन फिर करो, एक बार 2 बार करना पड़ेगा, d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1/8 मिलेगा यहाँ पे, इसे तो ऐसे लिखेंगे 1/2 पाई, अचर आगे आ जाता ना, 28 माइनस एक्स का 28 का 0 एक्स का 1, ठीक है, 1/8 माइनस माइनस प्लस 1/2 पाई। अब आपको क्या करना है, मान निकालना है एक्स का, क्योंकि एक्स का मान निकलेगा तभी आप 2 टुकड़े बता सकते हो जो स्टार्टिंग में माने थे ना, एक्स और 28 माइनस का एक्स। तो एक्स का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, हाँ, यहाँ पर डी ए अपॉन डी एक्स बराबर 0 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिखो आगे, यहाँ पे ए के अधिकतम या न्यूनतम या उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए यही लिखना पड़ता है जब एक्स का मान निकाला जाता है। अब आपको देख लेना है, प्रश्न में हिंदी देखना है, जो प्रश्न में है वही लिखना है। तो न्यूनतम लिखा है, न्यूनतम का अपोजिट बता सकते हो, बताइए न्यूनतम का अपोजिट, अधिकतम, अधिकतम लिख लो। ए के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए, अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए, ठीक है। अब आपको डी ए अपॉन डी एक्स बराबर 0 कर देना है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे देखो करना क्या है, डी ए अपॉन डी एक्स बराबर 0, तो डी ए अपॉन डी एक्स की आंसर शीट देखो, एक्स के बटे 8 है माइनस 28 माइनस का एक्स बटे
2 पाई बराबर 0, पक्षांतर करो, इसको उस तरफ लेके जाओ, तो x के बटे 8 बराबर 28 माइनस एक्स बटे 2 पाई, 2 से 4 काट लो, 4 का इसमें इंटू करो, पाई का इसमें इंटू करो, तो पाई x बराबर यहाँ पे 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 3 11 माइनस का 4x, कैंचीदार गुणा कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x वाले एक तरफ कर लो, तो पाई x प्लस का 4x 112, यहाँ पे कॉमन ले लो, तो पाई प्लस का 4 इंटू एक्स बराबर 112, तो x बराबर कितना हुआ 112 बटे पाई प्लस का 4, x का मान पता चल गया। अब आपको रख देना है d2a/dx² में, इसमें रखना है, यहाँ पे x नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं है तो नहीं रखेंगे, लेकिन आंसर शीट तो देख ही सकते हैं, प्लस की आई है कि माइनस की आई है, तो प्लस की है, प्लस की है तो यहाँ पर हो जाएगा सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x बराबर 112 बटे पाई प्लस इतने पर, तो d2a/dx² इतना आपको लिखना है, लिख लिया ना, ठीक है। यहाँ पे कर दो ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी आंसर शीट आई है, यहाँ पर x नहीं है तो ना रखो, ठीक है। अब आपको लिख देना है सम्मिलित क्षेत्रफल क्या होगा, x बराबर 112 बटे पाई प्लस 4 पर न्यूनतम होगा, तो यहाँ पर ऐसे करके लिखना है, x बराबर 112 बटे पाई प्लस 4 इतने पर a न्यूनतम है। यहाँ तक तो हो गया, लेकिन यहाँ पर और भी मांगा गया है, यहाँ पर ये भी बताया है कि दोनों टुकड़ों की लंबाइयाँ कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे दोनों टुकड़ों की लंबाइयाँ भी ज्ञात करना है। सम्मिलित क्षेत्रफल तो न्यूनतम हो गया। अब आपको जो 28 सेंटीमीटर तार की लंबाई थी उसके 2 टुकड़े किए थे, तो उसी को अलग अलग आपको निकालना है, तो इसको हम रफ कर देते हैं। इससे आगे देखो समीकरण 1, अब आराम से लिखो, एक तो टुकड़ा x हो गया, दूसरा 28 माइनस एक्स था, तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः 2 टुकड़ों की लंबाइयाँ, यही यहाँ पे मांगा गया है। माना लिखा था ना स्टार्टिंग में, माना 2 टुकड़े, तो अतः 2 टुकड़ों की लंबाइयाँ, एक x थी, एक 28 माइनस एक्स, यही था, ठीक है। x का तो मान पता चल गया, यहाँ पे रख लो 112 बटे पाई प्लस का 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर और हल करो, 28 ऐसे रखो, x का मान यही रख लो, यहाँ पे 112 बटे पाई प्लस का 4, हल करो, आंसर शीट आ जाएगी। इसको हम रफ कर देते हैं। आगे देखो, इसके 112 बटे पाई प्लस का 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे लासा ले लो, पाई प्लस का 4 इंटू कर लो, 28 पाई 4 का और इंटू कर लो, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 3 11, ठीक है, माइनस का 112 काट लो, प्लस का 112 माइनस का 112 और सेंटीमीटर और लिखते रहो। इसको एटीडीज आपको लिखना है 112 बटे पाई प्लस का 4 सेंटीमीटर, कामा यहाँ पे 28 पाई अपॉन पाई प्लस का 4 सेंटीमीटर। ये आए हैं 2 टुकड़े, नोट कर लो इसे। 22 जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। लास्ट देखो इसका प्रश्न 23, यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं, 22 है 23 देख लो। यहाँ पर क्या बताया गया है, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, गोले की जो त्रिज्या आर है उसके अंदर बताया गया है विशालतम शंकु का आयतन। तो यहाँ पे विशालतम का मतलब यही है उच्चतम, क्या है, उच्चतम शंकु का आयतन। आगे भी लिखा है, डबल वाला लिख गया,
शंकु का आयतन, इसको रफ कर देते हैं। अब आगे देखो, गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो यहाँ पर भी दो बातें बताना है। पहले शंकु का आयतन आपको विशालतम बता देना है, और उसके बाद जो शंकु का आयतन होगा वो बराबर होगा 8/27 गुणे गोले का आयतन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गोला और गोले के अंदर आपको शंकु विशालतम बताना है। ठीक है, त्रिज्या आर है, गोले की त्रिज्या क्या है, आर है। तो सबसे पहले इसका फिगर देख लो, यहाँ पे गोला लेना है ऐसे करके। अब शंकु इसके अंदर ही बनाना है शंकु। ठीक है, ऐसे करके बना लेना है, ये शंकु बन गया। और हमें उच्चतम सिद्ध करना है। तो यहाँ पर गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर यहाँ पे फिक्स है, तो यहाँ पे आर कर लो, यहाँ पे आर कर लो, और यहाँ पे। ठीक है, इसे ओ कर लो, इसे ए वी सी। पॉइंट अपने पास से ले लो, चाहे पी क्यू आर ले लो। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, इसे ऐसे करके लंब डाल लो यहाँ पे, क्योंकि हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हमें पता है ना कि उसने बोला है आयतन, किसका आयतन है देख लो, विशालतम शंकु का आयतन। तो आयतन हमें शंकु का यहाँ पे लेना है, और फार्मूला जानते हो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अवकलन या तो आर के होगा या एच के होगा। तो यहाँ पर हमें एच का मान यहाँ पे पता नहीं है, क्योंकि ए से लेके एम तक यही तो शंकु है। अगर हम एक्स इसे मान लेते हैं तो हमें पता है एक्स प्लस आर, ये जो ऊंचाई हमें पता चलेगी शंकु की एक्स प्लस आर। ठीक है, एक्स प्लस आर, क्योंकि आर यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक एक्स ले लिया। अब आपको पता है कि हम आर का मान एक्स के पदों में निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि अवकलन तो होगा, लेकिन किसके सापेक्ष होगा। अगर हमने यहाँ पर एक्स पता कर लिया है आर प्लस एक्स, तो यहाँ पर एक्स प्लस आर, एच पता चल गया। आर का और मान निकाल लो। आर का कैसे निकालोगे, ये क्या है, समकोण त्रिभुज, इस पे क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस पिरमेय लगा लेंगे। तो आर स्क्वायर हमें पता चल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और एक्स प्लस आर। ठीक है, पूरा पूरा आर स्क्वायर का मान यहाँ पे आ जाएगा। अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसी का मान निकालते हैं। तो एक्स का मान निकालेंगे और चेक करेंगे एक्स के मान पर d2b/dx स्क्वायर। क्या चेक करना है, विशालतम। कहने का मतलब है आंसर शीट निगेटिव की आएगी। जब निगेटिव की आएगी तभी तो विशालतम होगा, तभी तो उच्चतम होगा, जब निगेटिव की आएगी। सिद्ध होने के बाद में आयतन, उसके बाद 8/27 इंटू गोले का आयतन, किसके बराबर, शंकु के आयतन के बराबर। ये भी सिद्ध करना है, दो यहाँ पर बताना है आपको। तो इतना हमने समझा ही दिया है कि शंकु का आयतन हमें आर और एच का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, समकोण त्रिभुज, यहाँ पे ओ कर लो, ओ एम सी में पाइथागोरस पिरमेय लगाने पर, तो यहाँ पे लिख दो पाइथागोरस पिरमेय लगाने पर। पाइथागोरस पिरमेय जो लगती है वो समकोण त्रिभुज पे लगती है, ये भी बात आपको पता हो। सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे, तो ओ तो पहले से पढ़ा है। ठीक है, ओ सी स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस का सी एम स्क्वायर। ओ सी कितना है, आर है कैपिटल, ओ एम ये एक्स है, प्लस का सी एम देख लो आर स्क्वायर, यहाँ से आर का मान निकाल लो। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस, इसको इस तरफ लाएंगे ना तो आर स्क्वायर का मान पता चल गया। ये समीकरण 1 डालो, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। और एच बराबर यहाँ पे देख लो, एच बराबर एक्स प्लस आर है, दोनों को ऐसे करके लिख लो, क्योंकि आर और हमें एच का मान रख देना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना है। और यहाँ पर हमें 8/27 भी तो दिखाना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है शंकु का आयतन, क्योंकि शंकु का आयतन ही आपको क्या करना है, विशालतम दिखाना है, गोले का नहीं दिखाना है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा शंकु का आयतन b बराबर क्या होता है, 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, तो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर का पूरा पूरा मान रख लो, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एच क्या है आर प्लस एक्स कर लो, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर पहले है, मीन्स आर पहले एक्स बाद में, तो यहाँ पर भी क्या है प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती, आर पहले लिख लो एक्स पहले। अब अवकलन करना है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष करना है। कैपिटल आर आपको दिख रहा है, इसके सापेक्ष नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ये त्रिज्या फिक्स बता दी है, ये अचर है, जब भी प्रश्न में फिक्स बता दे उसके सापेक्ष अवकलन नहीं कर सकते हो, तो कैपिटल आर के तो नहीं होगा, फिर किसके होगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। इतना आप लोग नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं। दो बार आपको अवकलन करना है एक्स के, तो dv/dx बराबर, यहाँ पे देखो इसे फर्स्ट और इसे सेकंड ले लो, तो 1/3 इंटू पाई ऐसे लिखो, फर्स्ट को ऐसे ही हम लिख लेते हैं आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का अवकलन करो, आर का 0 एक्स का 1 प्लस सेकेंड को ऐसे रखो आर प्लस का एक्स, सेकेंड को ऐसे रखा, फर्स्ट का अवकलन करो आर स्क्वायर का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, फिर उसके बाद एक बार और अवकलन होगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा करो, इनटू कर लो, माइनस का 2rx, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो 2x स्क्वायर, देखो लाइक टर्म अगर मिल रहे हैं तो आपको प्लस कर देना है, लाइक टर्म का मतलब होता है एक जैसे पद, अनलाइक टर्म का मतलब होता है अलग अलग पद, तो यहाँ पे आर स्क्वायर एक ही बार है, लिख लो, एक्स स्क्वायर पहले से लिखो, पहले आर स्क्वायर लिख लिया, फिर 2rx लिख लिया ये वाला। अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना होगा, माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। अब आपको फिर अवकलन करना है, पहले तो यह लिखना पड़ेगा आपको dv/dx के बराबर ये आया है, अब फिर इसका एक बार और अवकलन करो एक्स के सापेक्ष, तो d2v/dx स्क्वायर 1/3, इसका तो 0 होगा, एक्स का 1 होगा, मिलेगा 2r, और यहाँ पे 6x, इतना मिला है, थोड़ा सही से लिख लो, अगर चाहो -2 कॉमन ले लो, तो r और प्लस का इतना, ठीक है, ये आंसर शीट आई है। अब x का मान निकालेंगे, x का मान कहाँ से मिलेगा आपको हम बता देते हैं, जब x का मान निकालेंगे तो ये जो आंसर शीट है बराबर 0 के करना पड़ेगी, तभी x का मान मिलेगा, x का मान जब मिल जाएगा उसी पर हम शंकु का आयतन विशालतम दिखा देंगे, मतलब उच्चतम दिखा देंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा v के विशालतम लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब है आपको उच्चतम लिख देना है, ठीक है, v के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए, ठीक है। अगर चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो विशालतम, उच्चतम का मतलब यही है विशालतम, ठीक है, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। अब क्या करना है, dv/dx बराबर 0 करना है, यहाँ से x का मान निकालना है। चलो आंसर शीट तो पता ही है कितनी है, 1/3 आर स्क्वायर माइनस का 2rx माइनस का 3x स्क्वायर बराबर 0, 1/3 पाई का 0 में इंटू कर दो, तो आर स्क्वायर माइनस का 2rx माइनस का 3x स्क्वायर बराबर 0, गुणनखंड करो, 3 एकम 3 हो जाएंगे गुणनखंड, इसको हम रफ कर देते हैं, और चेक करने के लिए ये आंसर शीट आपको बचा के रखनी है, d2v/dx स्क्वायर, इसी में तो चेक होगा, तो इसीलिए यहाँ पर पहले गुणनखंड कर लो, तो आर स्क्वायर माइनस 3 एकम 3 3rx प्लस का rx माइनस का 3x स्क्वायर, अब देखो इतना ही मिलेगा, माइनस का 2rx, ठीक है, r ले लो कॉमन, तो r माइनस 3x, यहाँ पे प्लस का x ले लो, तो r माइनस का 3x बराबर 0, गुणनखंड कर रहे हैं, तो r माइनस 3x r प्लस का x बराबर क्या रहेगा 0, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो r/3 मिलेगा, यहाँ से निकालेंगे -r मिलेगा, त्रिज्या निगेटिव की तो होती नहीं है तो इसको छोड़ दो -r, तो कैसे लिखना है, x बराबर r/3, लेकिन x बराबर नॉट इक्वल -r, तो त्रिज्या निगेटिव
में नहीं होती है, तो इसीलिए ये छोड़ देना है, x बराबर r/3 ले लेना है। अब आपको चेक करना है इस पर, तो ये हम रफ कर देते हैं, आपको चेक कर लेना है x बराबर r/3 पर, और विशालतम का मतलब है निगेटिव आंसर शीट आएगी, तो d2b/dx², यही आंसर शीट है, तो 2/3 पाई r + 3x है, x का मान रख लो r/3। अब इसे हम रफ कर सकते हैं, ठीक है। टोटल हम यहाँ पे रफ कर देते हैं, नोट करते रहा करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, -2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो r + r, 2r, मतलब बाहर 2 है अंदर 2, 2 दूनी 4/3 पाई r। ये क्या आ गया है, 0 से छोटी आंसर शीट आई है, छोटी आई है तो ये हो गया आयतन विशालतम का मतलब उच्चतम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको x बराबर r/3 पर v उच्चतम है, उच्चतम का मतलब क्या है, विशालतम है, ठीक है। एक हो गया यहाँ पे। हमें और भी यहाँ पर बताना है, आयतन जो है शंकु का वो बराबर होगा 8/27 इंटू गोले का आयतन। ये तो यहाँ तक हो गया। अब समीकरण नहीं, अब वो लिखना है आयतन जो आपने r² - x² में और इंटू r + x में निकाला था। अवकलन करने से पहले जो लाइन थी वो लिखना है। तो इसके आगे देखो, चूंकि 1/3 पाई r² था ना, तो r² - x², फिर r + x, यही था, ठीक है। अब x का मान इसमें रख दो, सिद्ध हो जाएगा। लास्ट वाला 8 कितना है, 27 है। इसके आगे नोट करना, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो v बराबर 1/3 पाई r² - r/3 का होल स्क्वायर, r + x जो है r/3 रख लो, तो v बराबर 1/3 पाई, और यहाँ पे देखो कितना आएगा, r² ऐसे रखो माइनस r²/3 का स्क्वायर 9, r यहाँ पे हल करो, 3 एकम 3, 3 और 1 4, r/3 इतना आएगा। तो v बराबर 1/3, इतना हम रफ कर देते हैं। हमें 8/27 लाना है, क्या लाना, 8/27 आ जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 में से 1 गया 8, r²/9 और 4 r/3, तो 9 तियाँ 27, तो 8 पहले लिख लो और 9 तियाँ 27, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि 8 ले लिया, 9 तियाँ 27 ले लिया, पाई बचा, r³ बचा, और 4 भी बचा, 3 भी बचा नहीं थे, तो 4/3 पाई r³, ठीक है। ये 4 बचा लिख दिया, 3 बचा लिखा, पाई बचा, r² इंटू r की घात 1 कितनी हो गई, r³, ठीक है। अब आपको पता है ये गोले का आयतन है और ये क्या, शंकु का आयतन। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, शंकु का आयतन बराबर 8/27, और ये क्या है, गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है। यही सिद्ध करना था, हो गया। तो यहाँ पर 2 पार्ट पूछे गए थे, शंकु का आयतन विशालतम सिद्ध करना था, और सेकेंड पार्ट में शंकु का आयतन जो है 8/27 गोले का आयतन, ये भी यहाँ पर बताना था। चलो यहाँ पर कितने हो गए क्वेश्चन, 23, मतलब 19 से लेके 23 हो गए, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लो। अब अगली क्लास में हम इससे आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दिया करो। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।